हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड, मतलब डी फार्मा सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स सेकंड, उसके बारे में, उसके दूसरे चैप्टर के बारे में जो कि है इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन। बाकी के इसके पहले के वीडियोस बन चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर अब इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो बना दिया है फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का। उस वीडियो को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज में हम बात करेंगे थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी एक प्रकार की ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी होती है, मतलब एरर्स होती है। अगर आप नहीं जानते, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है एरर्स, ठीक है। जिन एरर्स के होने की कारण, मतलब होने की वजह से होता क्या है कि जो थेरापेटिक एफिकेसी होती है ड्रग की, वो अल्टर हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। बात समझ में आई? मतलब आप खा रहे हो किसी चीज के लिए दवा, मान लो बुखार है, बुखार सही करने के लिए खा रहे हो, आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका बुखार नहीं सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस ड्रग की जो थेरापेटिक एफिकेसी है वो खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, या तो वो बदल चुकी है या फिर वो जो अपना उसके अंदर उसकी क्षमता थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ रीजन है और वो रीजंस क्या होते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के, इसको भी रोकते हैं और हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज की, ठीक है। एक्चुअली थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब कई ड्रग्स आपस में रिएक्ट कर लेती हैं, दो अलग अलग ड्रग्स, या फिर हो सकता है कि ड्रग बहुत पुरानी हो चुकी हो, या जो बीमारी थी उस हिसाब से डॉक्टर साहब ने दवा ना दी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो डॉक्टर साहब दवा दे रहे हैं उसमें जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा है उसमें उन्होंने कुछ गलत लिख दिया हो, या फार्मासिस्ट को समझ में ना आया हो। वो सारी रीजंस हैं, वो सारी बात अभी बाद में करूंगा। पहले देख लेता हूं तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की हो सकती है। तो आपको पता है, अगर आपने मेरा फार्माकोलॉजी का वीडियो देखा होगा तब मैंने आपको बताया था कि दवाएं जो होती हैं वो दो कंडीशन पे काम करती हैं। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी और दूसरी होती है फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे दो प्रकार की थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी उत्पन्न होती है, या तो फार्माकोकाइनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी उत्पन्न होती है या तो फार्माकोडायनेमिक थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी उत्पन्न होती है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे मैं बता दूं। अब ये समझ लीजिए कि या तो आपका जो है मतलब जो फार्माकोकाइनेटिसिटी है वो दवा, मतलब जो आप खा रहे हो वो अफेक्ट होगी, तो आपकी दवा का ना तो सही से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, ना मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, ना एक्सक्रीशन हो पाएगा, ठीक है, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। अगर आपकी फार्माकोकाइनेटिक डिस्टर्ब होती है तो, मतलब अगर आपके ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक इफिकेसी खराब हो गई है तो, और फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी खराब हो चुकी है, तो ये जो आपकी ड्रग है वो ना तो जाके रिसेप्टर से जुड़ पाएगी, ना अपना काम कर पाएगी। तो उससे क्या होगा कि ड्रग की थेरापेटिक इफिकेसी आपको नहीं मिल पाएगी। ड्रग जिस लिए आप लिए हो, जिस काम के लिए हो, वो काम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप्स ऑफ द इनकम्पैटिबिलिटी। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इसको आप जान जाओ। उसके बाद क्या रीजंस होते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के, और कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको जानना जरूरी है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ पर्याप्त है। देखिए, रीजंस ऑफ द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो 5 मैंने रीजन लिखे हुए हैं। एक्चुअली मैंने ये सारा कंटेंट लिया है RM मेहता बुक से। आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब बात करें कि कौन कौन सी पांचों हो सकती है। आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एरर्स इन द डोजेज एंड रॉन्ग डोज एंड डोजेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ड्रग, इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग टू ड्रग एंड इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग टू ड्रग। अब इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग टू ड्रग की बात करें तो यहाँ पे है सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग, ठीक है। और अगर दूसरा ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ड्रग इंटरेक्शन टू द फूड। बात समझ में आई? देखिए, आपकी बुक में ये 5 प्रकार से दिया गया है, तो मैंने ये दोनों थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक। यहाँ पे मैं अभी आपको जब बताऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। बाकी पहली बात करते हैं कि एरर्स इन डोजेस का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि कभी कभी जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, कभी कभी जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, गलती से जो प्रेस्क्राइबर होता है वो डोज में गलती कर देता है, वो डोज में गलती कर देता है। उसके बाद मतलब वो जो मेडिकेशन दे रहा है गलती से उसकी अगर राइटिंग खराब है तो वो फार्मासिस्ट के समझ में नहीं आती है, तब भी वो क्या करता है कि वो गलत दवा दे देता है। बात समझ में आई? तो उस कंडीशन में ये वाली प्रक्रिया होती है, एरर्स इन डोजेस। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे क्या करेगा कि जो दवा कम देनी थी वो दवा हम ज्यादा दे देते हैं, और खास करके जब इस प्रकार का रीजन होता है थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में, तो ड्रग ओवरडोज हो जाती है, हमें ज्यादा दवा मिल जाती है तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एरर्स इन डोजेस में एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एट्रोपिन सल्फेट है 0.006 ग्राम,
ठीक है। फिनोबार्बिटोन 0.1015 ग्राम, उसके बाद एस्प्रिन आपकी है 0.3 ग्राम। ठीक है, इसका क्या करना था, इसको कैप्सूल का निर्माण करना था, कैप्सूल प्रिपेयर करना था। अब यहाँ पे एक्चुअली जो रिकमेंडेड डोज होती है एट्रोपिन सल्फेट की वो बहुत ही कम होती है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है, और इसकी वजह से ये जो दवा है ये कोई भी पेशेंट होगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगी। और ये अब काम बन जाता है फार्मासिस्ट का कि वो इस डोज को देखे जो एक प्रिस्क्राइबर ने दी है, और फिर जाके वो उस जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिटर्न कर दे प्रेस्क्राइबर के पास कि इसको एक बार फिर से देख लिया जाए, उसके बाद डोज दी जाए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उसने क्या किया, प्रेस्क्राइबर ने क्या किया भाई, उसने दिया कोडिन फास्फेट 0.5 ग्राम, है ना, लिखो। अब 0.5 ग्राम रिकमेंडेड डोज नहीं है, रिकमेंडेड डोज है 5 mg। ठीक है, 5 mg, जबकि ये कितना दिला रहे हैं, 500 mg। ठीक है, अब 5 mg देना चाहिए, 500 mg दे रहे हैं, तो कोडिन फास्फेट ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, ओवरडोज, मतलब मर जाएगा बेचारा या कुछ भी हो जाएगा। ठीक, तो अब जो फार्मासिस्ट है उसको उसका क्या बनता है कि भैया जाओ प्रिस्क्राइबर के पास, उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दोबारा से कि जाओ दिखा के आओ कि ये गलत तो नहीं है। तो प्रिस्क्राइबर जब देखेगा, मतलब जो डॉक्टर है वो देखेगा, तो वो बताएगा कि हाँ गलत है या सही है। ठीक, तो ये इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है। नेक्स्ट हम टर्म बात करें तो है रॉन्ग डोज। देखिए रॉन्ग डोज आ गई, अब ये भी लगभग उसी की तरीके से है, रॉन्ग डोज एंड डोजेस फॉर्म। अगर किसी भी प्रेस्क्राइबर के द्वारा जो डोज है वो खराब दे दी जाती है, गलत दी जाती है, और जो डोजेस फॉर्म है वो गलत दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि कभी कभी क्या होता है सर कि बहुत सारी जो दवाएं होती है एक जैसी होती है। ठीक है, बहुत सारी दवाएं एक जैसी दिखती हैं। अब एक दिखने का मतलब उनका नाम एक तरह से होता है। ठीक है, अब उनका नाम जब एक तरह से होता है और आप डॉक्टर की राइटिंग अच्छे से पहचानते हो, ठीक है, क्या होता है कि शुरुआत वाले अक्षर बड़े समझ में आते हैं, लास्ट वाले अक्षर समझ में नहीं आते, ऐसे घसीट के लिखते हैं। भाई बिजी शेड्यूल होता है उनका, मैं नहीं कह रहा हूं गलत लिखते हैं, उनका शेड्यूल वैसा होता है इसलिए वैसा लिखते हैं। ठीक, अब रॉन्ग डोज कैसे हो जाएगी, अब मान लीजिए कई कई दवाएं एक जैसे नाम की होती हैं, फार्मासिस्ट के पास आया, फार्मासिस्ट ने दवा का प्रिस्क्रिप्शन देखा, यार उसको समझ में नहीं आया, उसने प्रेडिक्शन करके दे दी, हाँ इन्होंने ये दवा दी होगी, चलो ठीक है इसको दे देते हैं। अब उसी कंडीशन में दवा गड़बड़ हो गई, अब वो डोजेस फॉर्म या डोज आपका गड़बड़ हुआ। देना था आपको, देखिए एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे प्रेडेनिसोन है, प्रेडेनिसोन और प्रेडेनिसोलॉन ये दोनों अलग अलग दवाएं हैं। जैसे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन ये दोनों दवाएं अलग अलग हैं, लेकिन नाम देखो लगभग सेम सेम दिखता है और सेम सेम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो दवा देनी थी किसी और चीज की, दवा मिल जाती कोई और चीज की, तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी उत्पन्न हो गई ना, मतलब कोई दूसरा पता लगेगा, कोई या तो साइड इफेक्ट हो जाएगा या कोई असर ही नहीं होगा। जो बीमारी के लिए वो दवा खा रहे हैं भाई साहब, वो दवा मिली ही नहीं उनको, है ना। तो ये दूसरी कंडीशन होती है रॉन्ग डोजेस एंड डोजेस फॉर्म में। ये कब क्यों होता है, खराब राइटिंग की वजह से डॉक्टर के, अक्सर ऐसा हो जाता है। या कभी कभी सही से फार्मासिस्ट पढ़ नहीं पाता, या फिर ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है। देखो फार्मासिस्ट को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, एक्चुअली जो ऐसे ही बिना पढ़े फार्मासिस्ट का काम कर रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि फार्मासिस्ट जब पढ़ना शुरू करता है और तो वो पढ़ कर, अब यही बात बोलोगे कि फार्मासिस्ट एक्चुअली है कौन, तो मेरे भाई फार्मासिस्ट वही है जो पढ़ रहा है। ठीक है, जो वैसे पास हो जा रहा है वो फार्मासिस्ट नहीं है, जो बन रहा है अपने आप। तो ये हो गया आपका। अब प्रैक्टिस से चीजें आ जाती हैं, लेकिन तब भी आदमी कभी कभी ये कमी हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है किसी की। नेक्स्ट और तीसरा देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ड्रग। ये क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने टर्म का वीडियो नहीं देखा, फार्माकोलॉजी के टर्म का वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पे, उसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स बताए हैं, तो आप वहां पे जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि जैसे को बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति पे अलग अलग प्रभाव डालती हैं उसकी फिजियोलॉजी के आधार पर। बात समझ में आई, उसकी फिजियोलॉजी के आधार पर उस पर अलग अलग प्रभाव डालती है। जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो एलर्जी काज करती है, जैसे पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन एलर्जी देती है, एलर्जी काज करती है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो किसी किसी बीमारी में नहीं दिया जाता। जैसे किसी को हाइपरटेंशन की शिकायत है, हाइपरटेंशन है तो इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब उसकी जो वेसल्स हैं वो पहले से सिकुड़ी हुई है, उनको वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर दे दिया जाए, मतलब ऐसी दवा जो कि वेसल्स को सिकुड़ती है, तो उसका क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग जो है वो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी काज करती हैं। ठीक, तो
तो ऐसी दवा नहीं देना चाहिए। ये भी फार्मासिस्ट का काम है कि वो मेडिकेशन हिस्ट्री चेक करे, मेडिकल हिस्ट्री चेक करे जो पेशेंट है, पेशेंट की, उसके बाद उसको जो भी दवा दी जाती है वो दी जाए। अगर उसको हाइपरटेंशन की शिकायत है तो उसको वैसी दवाएं ना दी जाए जो उसको प्रॉब्लम कर सकती हैं। डायबिटीज है तो उसको ऐसे सिरप ना दिए जाए जो उससे प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन वाला। अब देख लेते हैं यहाँ तो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ड्रग्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे है जैसे सल्फाडायाजिन, मतलब जो भी सल्फा ड्रग है, सल्फा ड्रग जो है वो दी जा रही है अमोनियम क्लोराइड के साथ में। एक्चुअली सल्फाडायाजिन और सल्फामेराजिन ये दोनों दवा जो है ये अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ दी जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का एसिडिफायर होता है, मतलब यूरिनरी एसिडिफायर होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से यूरिन के अंदर में जब ये सल्फाडायाजिन जाएंगी तो रिएक्ट करेंगी और क्रिस्टल्स बना लेंगी। ठीक है, क्रिस्टल्स बना लेंगे तो ये क्रिस्टल्स किडनी में जम जाते हैं और किडनी में जम जाएंगे तो फिर किडनी से संबंधित बीमारी उत्पन्न कर देंगे, जैसे स्टोन काज कर देंगे। तो इसलिए कभी भी सल्फर ड्रग के साथ में अमोनियम क्लोराइड नहीं दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग, इससे भी थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी काज होती है सर। अब हम अगला देखते हैं इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग। मैं यहां पे मैं बात नहीं करूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग दो प्रकार का होता है। एक इंट्रैक्शन होता है ड्रग से ड्रग का इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब जानते हो, एक तरह से कह सकते हो लगाओ, आमना सामना, आंखें चारों ने, ठीक है, आमना सामना। जैसे मान लीजिए दो ड्रग हैं, दोनों ड्रग ऐसे आपस में दी जाती हैं, साथ में दी जाती हैं, एक साथ दी जाती हैं। भाई साहब ने एक टेबलेट रखी, दूसरी टेबलेट रखी, खा लिया, दोनों पेट में एक साथ गई, दोनों डिसॉल्व और उनका डिसोल्यूशन एक ही बार में हुआ, तो वो दोनों आपस में मिल जाएंगी और नया इफेक्ट काज कर देती हैं। ठीक है, वो होता है ड्रग से ड्रग का इंटरेक्शन। और कभी कभी ड्रग से फूड का इंटरेक्शन होता है, खाने का इंटरेक्शन होता है। जैसे कोई ड्रग अगर आप किसी खाने के साथ में खा रहे हो तो उसका एक्शन बढ़ सकता है, घट सकता है या न्यूट्रलाइज हो सकता है। बात समझ में आई? जिससे बहुत सारी, अभी मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे बताऊंगा कि क्या एग्जाम्पल है। अभी आपको बता दूं यहाँ पे एक छोटी सी बात कि जैसे आयरन, कोई चीज आयरन वाली आप खा रहे हो और साथ में आप आयरन की गोली, आयरन का सिरप पी रहे हो, तब आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी ना, तो वो होता है ड्रग टू फूड इंटरेक्शन। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा पहले सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स की। जब ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होता है तो दो प्रकार की मैकेनिज्म उत्पन्न होती हैं, एक होती है सिनरिज्म, एक होता है एंटागोनिज्म। अब सिनरिज्म क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, जब दो ड्रग आप साथ में लेते हो, जब दो दवाओं को, मेडिसिन को आप साथ में लेते हो, तब जब दोनों मेडिसिन साथ में आती हैं और साथ में आने के बाद दोनों एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा देती हैं, ध्यान से सुनना, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा देती हैं, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। बात समझ में आई? अब सोच लीजिए कि आपको 1 घंटे के लिए दवा खानी थी, अब 2 दवा आपने खाई, 2 घंटे तक काम कर रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अपना उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब ओवरडोज हो जाएगी। तो हमेशा देख रेख में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वाली दवा लेनी चाहिए। और अगर प्रेस्क्राइबर ने भैया लिख दिया है तो भाई साहब जो फार्मासिस्ट हैं उनको ध्यान देना चाहिए, मतलब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जो दवा है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देगी, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर के पास और देखना पड़ेगा कि क्या सही ड्रग दी गई है। उसके बाद एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, जब आप एंटागोनिस्ट का बात ध्यान सुनिएगा, जब आप 2 दवाओं को साथ में लेते हो, 2 मेडिसिन को साथ में लेते हो, तो होता क्या है कि दोनों जब आपस में घुलती हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग, मतलब दूसरी दवा का जो एक्शन होता है उसको सप्रेस कर देती है, कम कर देती है। इससे भी थेरापेटिक एफिकेसी खत्म होगी, कभी कभी न्यूट्रलाइज हो जाता है। बिल्कुल आप 2 दवा जब साथ में खाओगे तो कोई असर ही नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जिस लिए आप दवा खा रहे हो, आपका पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन जिस लिए आप दवा खा रहे हो वो आपका कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, अगला हम बात एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मैंने सिनर्जिस्टिक का एग्जांपल नहीं दिया है, मैं यहाँ पे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का एग्जांपल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का एग्जांपल ये है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है 0.6 ग्राम और प्रोबेंसिड है 0.5 ग्राम। ये दोनों दवाएं जो हैं ये गाउट में उपयोग में आती हैं, गठिया रोग में उपयोग में आती हैं। अब मान लो इनको दोनों को अगर प्रेस्क्राइबर ने साथ में दे दिया तो क्या होगा, ये दोनों एंटागोनाइज, मतलब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देती है, एंटागोनाइज हो जाती हैं, और ये वाली ड्रग इस वाली ड्रग का जो इफेक्ट होता है उसको शून्य कर देता है।
मतलब खत्म कर देगा। अब सोचो कि जिस लिए आप दोनों दवा खरीद रहे हो, पैसा तो दे रहे हो भाई साहब को, लेकिन उसका कोई असर पड़ेगा नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा तो आपको कोई फायदा नहीं है। इतना बात समझ में आई? तो ये था एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इसी तरह से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, आप एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे बुक में होगी फिर भी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग टू द फूड। अगर फूड के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा। जैसे बहुत सारी ड्रग्स मैंने आपको बताया कि फूड के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, आमना सामना उनका होता है, तो उनका जो थेरेपेटिक वैल्यू होती है वो बदल जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 mg है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, भाई साहब ने क्या लिखा है, मतलब डॉक्टर ने क्या लिखा है, देखो डायरेक्शन दिया है कि भैया इसे जो है आप 6 घंटे में एक बार खाओ, एक कैप्सूल, किसके साथ में, मिल्क के साथ में, दूध के साथ में, ठीक है। दूध में मटेरियल होता है क्या, कैल्शियम ज्यादा होता है। अब दूध में कैल्शियम होता है और जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है ये कैल्शियम के साथ में बाइंड हो जाता है, और कैल्शियम जब कैल्शियम के साथ में दिया जाता है, बाइंड होने के कारण ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, और जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो भैया ये एक्शन अपना शो नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम, दूध के कैल्शियम से रिएक्ट करता है, अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है, जिसकी वजह से ये अपनी जो इसकी थेरेपेटिक वैल्यू होती है वो नहीं दे पाता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इसकी थेरेपेटिक वैल्यू खराब हो जाती है और थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी काज होती है अगर हम कोई भी ड्रग गलत भोजन के साथ में देते हैं। अब मैं गांव में या अपने घर में ही जब देखता हूं, मेरे घर के कुछ लोग क्या, हमारे घर के जैसे मेरी दादी जी हैं, वो क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो चाय के साथ मैं ये दवा खा लेती हूँ, या कभी दूध उनको दिया गया तो बोलेंगे चलो दूध के साथ खा लेते हैं, पानी की जरूरत नहीं है, दूध से पियेंगे, ठीक है। अब ये सोचो उनको बताने में प्रॉब्लम होती है कि अभी आप बताओ कि नहीं, ऐसा तो बोलेंगे बड़े डॉक्टर बन गए, अभी तुमको पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन होता है मेरे भाई कि बहुत सारी दवाएं जो होती है वो मिल्क के साथ में नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो लोग खाते हैं तो उनको फिर वो कोई असर नहीं करेगा और कभी कभी नुकसान भी कर सकती है। जैसे बहुत सारी ड्रग जो है कार्निवोरस फूड के साथ में, मांसाहारी भोजन के साथ में नुकसान करती है, ठीक है। उसी तरह से तो वो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी काज हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये था थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। और तो ये आज का वीडियो तीसरा वीडियो था और ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे समाप्त, जो सेकंड चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाउडर के बारे में, क्योंकि पोसोलॉजी का वीडियो हमने बना दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इन इनकम्पेटिबिलिटी से जो भी क्वेश्चन आपको लगता है, आपको समझ में आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आपको नहीं समझ में आया है वो भी आप पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, 6 सब्जेक्ट होती है, या आपने फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ी है उन 6 सब्जेक्ट में, फर्स्ट ईयर के 6 सब्जेक्ट में आपको सबसे अच्छी सब्जेक्ट कौन सी लगती है, इसको कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि इसको कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट बड़ी अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।